You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. कल एक्चुअली हमको ध्यान ही नहीं रहा कि छठ पूजा है। वो एक्चुअली हम दिमाग से ही निकल गया। फिर बाद में कल हमने देखा स्टेटस वगैरह तो याद आया कि अरे यार तो छठ पूजा है। हाँ सर, इसलिए फिर हम लोग सुबह सुबह फिर छतरी तालाब में ही थे, तो इसलिए कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। देखिए हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसका पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर है। मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताऊं कि ये जो चैप्टर है ये मल्हार आपको ग्रेविटेशन कराया है? हाँ सर। बढ़िया। एक्चुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, खासकर कोटा में, ये चैप्टर क्लास 11 में नहीं पढ़ाते। ये चैप्टर को पढ़ाते हैं क्लास 12 में। क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको पढ़ाने के बाद ये चैप्टर पढ़ाते हैं। अब पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन ये मोस्टली सिमिलर चैप्टर्स हैं।
जो जो काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं वो काम हमको ग्रेविटेशन में करना पड़ता है। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उससे भी और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब बच्चा पढ़ लेता है तो ग्रेविटेशन बिल्कुल उसके लिए केक वॉक हो जाता है। तो अभी पढ़ाने से अच्छा है कि उसको क्लास 12 में पढ़ा जाए। और जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लेते हैं जो कि तुरंत तुरंत का पढ़ा हुआ है, तो ग्रेविटेशन आधा तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम लोग ग्रेविटेशन अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे नॉर्मल हमारा सीक्वेंस है सिलेबस का वैसे ही पढ़ने वाले हैं। इसमें ग्रेविटेशन चैप्टर में हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज्यादा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से थोड़े बहुत कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर तुमको याद हो, वर्क एनर्जी पावर में हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी फोर्स को कंजर्वेटिव कब बोलेंगे, मैंने आपको बताया था कि 3 फोर्सेस है जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग फोर्स, तो उसके बारे में हमने वहां पढ़ लिया था। एक होता था ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं और कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे डील करना है ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। वैसे तो डिटेल्ड वाला जो पोर्शन है ये काफी बड़ा होता है इसका, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर के टोटली अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैट से बिल्कुल सिमिलर है। अगर तुम लोग अच्छे से इसको कर लेते हो, इस चैप्टर के दौरान इस पूरी बात को अच्छे से समझ लेते हो, तो याद रखना कि क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर जो है उसे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सीधे सीधे जो फॉर्मूला यहाँ बन रहा है लगभग वही सही फॉर्मूला वहां बनेगा। सिर्फ एक जो टर्म्स के मीनिंग चेंज हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूले सारे सेम बनेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टोटली सेम, लेकिन इस चैप्टर का एक दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट मोशन और प्लेनेटरी मोशन। वहां पर ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़ा अलग होता है। जनरली जब क्वेश्चन जेई वगैरह में आते हैं इस चैप्टर से, तो केपलर्स लॉ या फिर प्लेनेटरी मोशन सैटेलाइट से यहां से पूछते हैं, क्योंकि जो पहले का पार्ट है वो तो इलेक्ट्रोस्टैट में वो तो पूछ ही सकते हैं, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये चैप्टर को अभी केपलर्स लॉ से ही क्यों स्टार्ट करना पड़ा? बहुत बार हम लोग इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इसका हिस्ट्री जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। केपलर जो साइंटिस्ट थे वो न्यूटन के पहले थे। मतलब न्यूटन के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे गैलीलियो, और उसके पहले जॉन केपलर, टाइको ब्राहे, एडविन हब्बल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारा काम प्लैनेट्स और उनके मोशन, उनके मूवमेंट अराउंड द सन, उसके ऊपर किया था। तो केपलर जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे, उनका जो डेटा था डिफरेंट प्लैनेट्स के मूवमेंट के ऊपर, टाइम पीरियड वगैरह उनके ऊपर, तो उनको उसने केपलर ने उनको ऑब्जर्व किया, उनको समझा और उसी के बेसिस पर 3 लॉ दिए जिसको हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। लेकिन इन तीनों का कोई मैथमेटिकल प्रूफ उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उस समय न्यूटन साहब नहीं आए थे। और न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब न्यूटन ही नहीं आएंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहां से आएगा? तो लगभग 100 साल के बाद
केपलर के न्यूटन साहब आए, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, और बाद में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हेल्प से उन सारे जो तीनों केपलर्स के लॉ हैं उनको प्रूफ किया गया, और सारे प्रूव हो गए, सारे करेक्ट थे। इसीलिए हम आज भी केपलर्स लॉ को पढ़ते हैं, और चूंकि ये पहले आया था इसलिए इसको पहले पढ़ते हैं। सीक्वेंस में ये न्यूटन्स लॉ से पहले आए थे, इसलिए इनको हम पहले पढ़ते हैं। इनके प्रूफ हम नहीं पढ़ेंगे। प्रूफ हम एक बार जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लेंगे उसके बाद इसके प्रूफ को देखेंगे। लेकिन तुम सोचो, किसी ने एक थ्योरी बनाई 100 साल पहले, और उसका कोई मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए और उसका कोई प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो जो डेटा, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पैटर्न समझा, और 100 साल के बाद थ्योरी डेवलप की गई, और उस थ्योरी से उस बात को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया गया कि यस, ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो कितना आश्चर्य वाला बात है। तो पहले के साइंटिस्ट बहुत सारे उन्होंने ऐसा किया, और साइंस में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे कि उस बात को मैथमेटिकली या प्रैक्टिकली प्रूव किया जाए। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट से जब उस बात को प्रूव किया गया तो प्रूव हो गया। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसको समझने के लिए हमको एक फिगर, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और वो फिगर है इलिप्स। इलिप्स कितने लोगों को पता है? व्हाट इज इलिप्स? रेज योर हैंड्स। इलिप्स कितने लोगों को पता है क्या होता है? ओके, 2 लोगों ने हैंड रेस किया है। इलिप्स, ओके, अन्नपूर आप बताएंगे इलिप्स क्या होता है? व्हाट इज इलिप्स? सर इलिप्स एक शेप है जिसमें 2 डायमीटर होते हैं। एक डायमीटर बड़ा होता है और एक उससे छोटा होता है। बराबर। तो सर्कल के जैसा ही ये, थोड़ा सा सर्कल को खींच दिया जाए, मतलब ये लेमन तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है और एक्चुअल तरीके से कैसा दिखता है हम लोग देखेंगे। तो इलिप्स इज समथिंग लाइक एक सर्कल जिसको हमने थोड़ा सा ऐसे साइड से खींच दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलिप्स। और उसमें जैसा बताया बच्चे ने, 2 डायमीटर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। विल सी इलिप्स के बारे में कुछ और भी बातें होंगी, एक एक करके पहले हम लोग देखते हैं क्यों बात आ रही है इलिप्स की, ये समझना पड़ेगा। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, और वहीं से इलिप्स का डेफिनेशन और इलिप्स की अंडरस्टैंडिंग हमको होनी पड़ेगी। क्या है केपलर्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स? केपलर्स फर्स्ट लॉ, और इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। एवरी प्लेनेट will revolve around the sun in an elliptical path of which sun lies at one of its focus. Sun lies at
one of its focus. ये देखिए, अब यहां पर दो तीन बातें हैं जो बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देंगी, और वो है इलिप्टिकल पाथ, फोकस। इसलिए हम लोग को इलिप्स अभी समझना पड़ेगा। मैं दो तीन डायग्राम अलग अलग बना बना के इलिप्स को आपको समझाता हूं। पहले तो ये समझो कि केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ हमारे लेवल पर है ही नहीं। वी डोंट हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही क्यों मूव करता है, इसका प्रूफ हमारे लेवल पर नहीं है। इसको हमको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है, ये अपने को याद चाहिए। और इलिप्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए। एक तरीके से ये जो शेप है, इसको बोलते हैं इलिप्स। दिस इज आवर इलिप्स। और जैसा नुपुर ने बताया था, इसमें दो डायमीटर होते हैं। सो दो डायमीटर इज समथिंग लाइक, ये एक डायमीटर है और ये एक डायमीटर है। इस तरह का कुछ सिनेरियो है। दिस फिगर इज नोन एज इलिप्स। अब देखो, एक बार में सारी इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, तो मैं आपको कहूंगा कि इलिप्स के बारे में हमको बार 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 जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसको देखना है, क्योंकि एकदम से ये सारी इंफॉर्मेशन की आज जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलिप्स को, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, प्लैनेटरी मोशन पर हम वापस में जब आएंगे, ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद, तो इलिप्स के बारे में हमको कुछ कुछ चीजें चाहिए होंगी। इसलिए आप लोग इलिप्स को छोड़िएगा मत। तो क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। ये जो दिख रहा है ना, ये है इलिप्टिकल पाथ। जैसे अगर मैं कोई प्लैनेट को बनाऊं, लेट्स से अगर ये हमारा कोई प्लैनेट है, तो ये इसी इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है, और इसमें दो फोकस होते हैं। ये फोकस वाला जो पॉइंट है वो यहां और यहां। एंड कह रहा है कि सन लाइज एट वन ऑफ इट्स फोकस। सन याद रखना कि बीच में नहीं होता। ये बीच वाला पॉइंट इसको बोलेंगे सेंटर। सेंटर पर नहीं होता। ये दो फोकस होते हैं इलिप्स में, और इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी थोड़ा मैं बताता हूं। सन एक फोकस पर होगा, यहां पर मान लो तो यहीं पर ये हमारा सन है। दिस इज सन। और ये हो गया प्लैनेट, अर्थ को भी बोल सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से लेट से एंटी क्लॉकवाइज फैशन में घूम रहा है, इस तरह से। तो देखोगे जो अर्थ का डिस्टेंस है वो सन से वो चेंज हो रहा है। इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। इसका जो डायरेक्शन है वो पूरे टाइम चेंज हो रहा है। अलग अलग जगह पर इसका वेलोसिटी इस लाइन के साथ, ये जो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू अर्थ या प्लैनेट, उसके साथ अगर देखेंगे तो ये एंगल भी चेंज होता रहता है। जब ये प्लैनेट सोचो यहां पर आएगा, यहां पर,
तो इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल इस तरह से होगी, नीचे की तरफ लाइक दिस। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बना देगा और फिर ये घूमता घूमता जब यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यही दो सिचुएशंस हैं जहां पर वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके अलावा बाकी सारे पोजीशंस पर अगर तुम देखोगे, जैसे अपर हाफ में जो भी एंगल बनेगा अल्फा लेट से, तो ये अल्फा लेसर देन 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब ये नीचे नीचे अगर कोई भी पॉइंट लो, इट डजंट मैटर, लेट से यहां पर ले लिया तुमने कोई पॉइंट, और यहां पर अगर हम देखें कि वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, तो यू सिंपली ज्वाइन, और यहां पर ये वेलोसिटी कुछ ऐसा, तो ये एंगल हम लोग अगर बीटा से डिनोट करें, लोअर हाफ में कोई भी एंगल की बात करेंगे तो बीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और इन दोनों एंड्स पर ये 90 डिग्री बराबर होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा इलिप्स का मूवमेंट, प्लेनेट का मूवमेंट होता है इलिप्टिकल पाथ के ऊपर। सन किसी एक फोकस पर होता है, तुम चाहो तो यहां भी रख सकते थे, ये जो रेड डॉट बना है दिस इज ऑल्सो फोकस, दिस इज ऑल्सो फोकस। ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं हम लोग इस पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो हम लोग डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में बात कर लें कि मौसम का जो चेंज होता है, जैसे मान लो अर्थ की बात करें, तो ये जब अर्थ सन के नजदीक से क्रॉस करेगा, जब सन से ज्यादा नियर बाई होगा, तो ये हमारा समर का टाइम होता है। सन से नजदीक होने पर ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब हम सन से काफी दूर होते हैं लाइक इस जोन में, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ये हमारा विंटर जोन होता है। तो मौसम का जो चेंज है वो बिकॉज ऑफ दिस पाथ। अगर यही पाथ सर्कुलर होता, जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है प्लेनेट, बहुत सारे एग्जाम्पल में भी हम लोग सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल देते हैं, तो सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा होता और सन उसके सेंटर में होता, तो डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता, और डिस्टेंस सेम होने से टेम्परेचर जो नॉर्मली समर में होता है अलग, विंटर में होता है अलग, वो पूरे साल सेम ही होता, तो मौसम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इलिप्टिकल पाथ के कारण ही जो भी मौसम है उसमें हमारा फर्क आता है, अलग अलग मौसम बनते हैं। तो इलिप्स कैसा दिखता है, प्लेनेट कैसे मूव करता है, इसका एक स्ट्रक्चर हमने आपको दिया। ये जो लाइन है, अब इलिप्स के बारे में कुछ बातें कर लो। और इलिप्स तो एक तो है कि कोनिक सेक्शन है, सर्कल को ऐसा डिस्टॉर्ट कर दिया जाए तो इलिप्स बन जाता है। लेकिन इलिप्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन तुम चाहो तो पता कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल भी इसके बारे में बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, कर सकते हो इफ यू वांट। जैसे ये हमारा इलिप्स है, आपको करना क्या है, आपको एक स्ट्रिंग लेनी है, धागा, और उसको दोनों एंड को, कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो डजंट मैटर, उसके दोनों एंड को किसी शार्प नेल या फिर कुछ इस तरह से कोई पेन ऐसा, या डिवाइडर है तो डिवाइडर के जो दो शार्प एंड्स होते हैं उसमें बांध देना है, दोनों एंड को दोनों से बांध दिया गया, और उनको क्या करना है, उनको फिक्स कर देना है। सपोज मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास दो पिन है या फिर दो डिवाइडर के एंड है, हमने एक स्ट्रिंग को, ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ जो है, इनके बीच का जो सेपरेशन है इससे ज्यादा है, हमने एक एंड को यहां पर एक नेल के साथ बांध दिया और यहां पर एक नेल के साथ बांध दिया, और दोनों नेल को जमीन पर फिक्स कर दिया।
अब क्या कर रहे हैं हम लोग एक पेन ले रहे हैं और ये जो स्ट्रिंग है इसको टाइट करते हुए, मतलब इसके बीच में पेन पेन फंसा देंगे और इसको टाइट करते हुए, और स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहे ऐसा करके इसको घुमाएंगे पेन को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये जो पिन से के साथ हमने इसको रस्सी को बांधा और इसके बीच में अपना पेन फंसा दिया, पेन फंसा के बिल्कुल टाइट करेंगे तो कुछ ऐसा तरह का बात हो जाएगा ऐसा। और रस्सी से रखनी चाहिए, पेन के साथ उसको बांधना नहीं है, पेन को इसे फंसाना है, ऐसा फंसा दिए और रस्सी सरकती रहेगी लेकिन दोनों रस्सी टाइट होनी चाहिए, और ऐसे करके हम इसको घुमाएंगे। जब घुमाओगे ना तो ये इलिप्स ही बनेगा। जैसे सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं, एक जगह फिक्स करते हैं और इसे घुमा देते हैं। तो उससे थोड़ा अलग तरीका होता है इलिप्स बनाने का, लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसी से हम लोग को एक आइडिया भी मिलेगा कि अच्छा इलिप्स होता क्या है। तो तुमने क्या किया, दोनों एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स को किसी शार्प पॉइंट्स में बांध के उसको जमीन के अंदर फिक्स कर दिया, या कॉपी पर दोनों डिवाइडर ऐसे रख दिया और पेन को ऐसे फंसा दिया स्ट्रिंग में और ऐसे चारों तरफ घुमा दिया। हमको बस इतना इंश्योर करना है कि दोनों पिन के बीच का सेपरेशन जितना भी है स्ट्रिंग का लेंथ उससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल वो टाइट हो जाएगा तो पेन फंसेगा कैसे। तो तुम देखोगे इलिप्स बन जाएगा। और वो जो दोनों पॉइंट्स थे वही दोनों फोकस होते हैं। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। अब हम लोग कुछ इंफॉर्मेटरी बातें कर लें। जैसे ये जो लाइन है इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। डायमीटर जो बोल रही थी बच्ची उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और ये जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये जो है इसको बोलते हैं सेंटर। ये जो दो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कहा था कि सन एक पॉइंट पर होता है, इसको बोलते हैं फोकस। F1 F2, दिस इज कॉल्ड फोकस। और सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पहले तो मेजर एक्सिस का जो ये पोर्शन हाफ पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेमी मेजर एक्सिस। स्टैंडर्ड नोटेशन ए। सिमिलरली ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, स्टैंडर्ड नोटेशन बी। सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है ए ई, दोनों तरफ। अब ई क्या है इस पर हम लोग आएंगे। ई को बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। मैथ्स में जब हम लोग इस डायग्राम को पढ़ते हैं तो इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन। कोन को अगर अलग अलग तरीके से काटा जाता है तो इस तरह का एक फिगर बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन। तो ये डिस्टेंस ई हमारा, यहां पर मैं लिख देता हूं ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। अभी के लिए समझो कि ई एक वैल्यू है लेस देन 1, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। लेस देन 1 एक वैल्यू है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसा एक वैल्यू है। अभी के लिए बस इतना ही समझो। ये फोकस है ना। सर्कल का इक्वेशन कितने बच्चों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल? बताएंगे? इक्वेशन
ऑफ सर्कल। हाँ बताइए मल्हार। x square plus y square is equal to r square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है। ये हमने आपको ग्राफ जब सिखाया था उस समय भी ये चीज बताई थी। वैसे अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन ना हो तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन लमसम तरीके से अगर बोला जाए तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसी तरह से इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और ये भी फिजिक्स में बहुत जगह काम आने वाला है। इसका जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू लेट्स से आर, तो यही इलिप्स विल टर्न टू अ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस विल बिकम अ सर्कल। तो जैसे तुम रेक्टेंगल और स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रियलाइज करो। रेक्टेंगल क्या होता है? दोनों साइड लेंथ अलग अलग होती है, 90 डिग्री पर साइड्स होते हैं एक दूसरे के। उसका एक स्पेशल केस होता है स्क्वायर, जब साइड्स आपस में बराबर हो जाए। रेक्टेंगल में सिर्फ आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, लेकिन अगर चारों साइड्स बराबर हो जाए, अगर हम उसको अलग अलग ड्रॉ करते जाए, तो उस पर्टिकुलर एक इंस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर है। तो सर्कल और इलिप्स लगभग इसी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। इलिप्स एक जनरल फिगर हो गया और सर्कल उसका एक स्पेशल केस हो गया, जब सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ए और बी क्या है? ए है हमारा सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मतलब आधा, माइनर एक्सिस हमने बताया ही था। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इलिप्स हमारा सर्कल बन जाएगा, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो ये हमारा इलिप्स है। तो अगर तुमको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी याद रहता है, हमने क्यों इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया साथ में? क्योंकि इलिप्स का भी इक्वेशन लगभग सिमिलर ही है। सी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये अगर हम इसको ये जो सेंटर है, ये इसको हम ओरिजिन की तरह देखें, ये एक्स एक्सिस की तरह देखें, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस की तरह देखें, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस। तो इलिप्स का भी सेंटर ओरिजिन ही होगा, और मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। माइनर एक्सिस वाई के अलोंग है, और वो लेंथ हमने बी से डिनोट किया, इसलिए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ऐसा ग्राफ हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि सर इलिप्स हमेशा जो मेजर एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है क्या? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर हम चाहें तो एक इलिप्स को इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी एक इलिप्स ही है। यू सी यहाँ पर जो साइड में हमने बनाया है, दिस इज ऑल्सो एन इलिप्स। और अगर मैं उस केस की बात करूं तो हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा, दिस इज आवर मेजर एक्सिस। ये हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा। अगर इस लेंथ को मैं अगर ए से डिनोट करूं, इस लेंथ को अगर मैं बी से डिनोट करूं, और ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा अगर वाई एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन थोड़ा सा इससे अलग दिखेगा। दैट इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन, अब एक्स के लॉन्ग लेंथ जो है वो बी है तो बी स्क्वायर, प्लस वाई के लॉन्ग जो लेंथ है वो ए है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स सिर्फ देखने में ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है। और इक्वेशन में कैसे फर्क गिरेगा ये आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसा मान के चलिए कि मेजर एक्सिस जनरली ए से डिनोट करते हैं, मतलब सेमी मेजर एक्सिस को ए लेते हैं और सेमी माइनर एक्सिस को बी लेते हैं।
इस तरीके से ये पूरा हमारा फिगर दिखता है। ई, ए और बी, इसमें भी एक रिलेशन होता है। जैसे हमने ये सेंट्रिसिटी आपको बताई कि एक वैल्यू होता है। मैथमेटिक्स में इसका बहुत सारा हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए ग्रेविटेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। हमको बस जानना है कि ऐसा कोई टर्म होता है और ए, बी और ई के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। वी कैन टेक दैट रिलेशन दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है। कैसे आता है ये भी हम लोग समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे हमने बता तो दिया कि इलिप्स क्या होता है और इसकी बहुत सारी बातें भी हमने आपको बता दी, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि इलिप्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। 2 पॉइंट फिक्स कर दिया, स्ट्रिंग उससे ज्यादा लेंथ की ले ली, पेन फंसाया और घुमा दिया पूरे चारों तरफ स्ट्रिंग को टाइट करके। क्या हम इस लॉजिक से इलिप्स के बारे में या इलिप्स की कुछ एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सोच के बताओ। कैन वी bring some important fact about ellipse using this activity? Yeah. बताइए मल्हार, क्या है? सर वो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कभी बदलेंगी नहीं फोकस के इसमें, तो मतलब फोकस से जो भी डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट का वो सेम ही होगा। हम्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो तुम लोग रियलाइज करो कि फोकस, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये फोकस है। और तुम पेरिफेरी पर कोई भी पॉइंट ले लो, मैं एक और इलिप्स बनाता हूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन सब में हमने दिया है, तो एक और डायग्राम अपन लेते हैं। अगर ये हमारे फोकस है, ध्यान से देखना, अगर ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे फोकस है, तो हम पेरिफेरी पर कोई भी पॉइंट लें। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया, लेट से इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। वैसे हम लोग ए बी नाम नहीं देते, जस्ट मैं आपको बताने के लिए दे रहा हूं। और पेरिफेरी पर एक पॉइंट ले लिया हमारा पी, तो ए से पी और पी से बी, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू, अगर कोई और पॉइंट लेते हैं लेट से क्यू, और वहां से भी ये डिस्टेंस, अगर हम दिस एंड दिस, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्यू ए और ए क्यू प्लस क्यू बी। एक बात समझ लो कि हम एपी को ए क्यू के बराबर नहीं बोल रहे, या फिर पीबी को क्यूबी के बराबर नहीं बोल रहे। इंडिविजुअली बराबर नहीं है, लेकिन टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए। क्योंकि तुम खुद सोचो, जब हमने पेन फंसाया तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो फिक्स्ड ही है ना, तो तुम जब घुमाओगे तब तो उस स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा नहीं, और स्ट्रिंग का जब लेंथ नहीं चेंज होगा तो दोनों के डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो वही तो स्ट्रिंग का लेंथ होगा। मतलब ए बी, एपी प्लस पीबी, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो है स्ट्रिंग का लेंथ। और कायदे से ये क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, दिस इज आवर मेजर एक्सिस। ये दोनों का जो सम होता है वो होता है मेजर एक्सिस। कैसे? वील सी इट।
जो भी इलिप्स हम बना रहे हैं वो बेसिकली वही स्ट्रिंग का लेंथ है, मेजर एक्सिस उसका वही स्ट्रिंग का लेंथ है जिसको हम यूज कर रहे हैं बनाने के लिए। तो AP प्लस PB ये हमारा कोई भी और कोई पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पर R, और यहां भी अगर हम इसको ज्वाइन करें कुछ इस तरीके से तो AR प्लस RB ये भी हमारा सेम ही होगा, और ये सारे जो लेंथ है ये मेजर एक्सिस मतलब 2A के बराबर होंगे। कैसे हम लोग इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जब हम स्ट्रिंग को यहां लेके आ रहे हैं, सपोज यहां पर एक पॉइंट ले लो S, तो ये जो डिस्टेंस है कितना होगा, तो वापस से पहले वाले डायग्राम पर आके देखो, सेंटर से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको पूरे को हम लोग डिनोट करते हैं A से, और फोकस वाला जो डिस्टेंस है वो AE है। तो यहां से यहाँ ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा A माइनस AE, और वही अगर यहां से B का डिस्टेंस अगर तुम देखना चाहो तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा A प्लस AE। तो जब स्ट्रिंग को हम यहां से पास कर रहे होंगे तो यही दोनों डिस्टेंसेस होंगे, A प्लस AE और A माइनस AE। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो AE कैंसिल आउट होके ये 2A दे देगा। तो अगर हम चाहें तो ये जो रिजल्ट हमने लिखा है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस C स्क्वायर, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, तो देखो यहाँ ये जो इलिप्स है इसमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट है या बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वो डायग्राम में दिखाया है, जैसे ये जो पॉइंट है R, ये मान के चलो ये टॉप मोस्ट पॉइंट, लेट्स से दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल डायग्राम है। जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर दूं। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, ये हमारा सेंटर ऑफ इलिप्स है। तो ये डिस्टेंस हमने आपको बताया था, दिस इज AE, ये डिस्टेंस हमने बताया था ये हमारा होता है B, और ये जो डिस्टेंस है AR प्लस RB, AR प्लस RB ये हमारा होता है 2A के बराबर। अभी तो बताया 2A के बराबर, लेकिन इंडिविजुअली AR और RB बराबर है। तो AR इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू A, ये हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इफ यू सी एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। ये लेंथ है AE, ये लेंथ है B और ये लेंथ है A। अब इजिली तुम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और ये जो रिजल्ट है उसको प्रूफ कर सकते हो। सिंपली E का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। नाउ B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस C स्क्वायर, वी कैन इजिली प्रूफ। तो प्रूफ बताने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन क्या है बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, और हमारा प्रूफ इतना भी बड़ा नहीं है। हम सिंपली अगर वो जो तरीका हमने बताया था एलिप्स ड्रॉ करने का, अगर उस तरीके को दिमाग में बैठा लें तो ये बात जो हमने लिखी है कि AP प्लस PB ये कांस्टेंट होगा, दोनों का लेंथ टोटल लेंथ स्ट्रिंग का 2A जो कि मेजर एक्सिस होता है उसके बराबर होगा, ये सारी बातें उससे ऑब्वियस हो जाती है। और एक बार अगर वो बात समझ आ गई तो फिर इसको प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं, एक लाइन में ये प्रूफ हो जाता है। एरिया ऑफ सर्कल आप लोग को पता होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, व्हाट इज एरिया ऑफ इलिप्स? एरिया ऑफ इलिप्स उसी तर्ज पर
आर जो है इलिप्स में देखोगे तो आर हमारा ए और बी सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस ले रहा है, तो उसी तर्ज पर एरिया ऑफ इलिप्स हो जाएगा पाई ए बी, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इस चैप्टर में नहीं बात कर रहे, आगे वाले चैप्टर्स में भी हम लोग इसको देखेंगे। इलिप्स का इक्वेशन बहुत सारे जगह काम आता है। मैं फिर से वापस से पुराने डायग्राम पर आता हूं, जो सबसे पहला डायग्राम बनाया था। तो प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है, सारे डिस्टेंसेस अब लगभग तुमको पता चल गए हैं। तो तुम देखो प्लेनेट का जो डिस्टेंस है सन से वो कम हो रहा है। जब प्लेनेट इधर से इधर आएगा, यू कैन सी इफ द प्लेनेट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो अपर हाफ सर्कल में मूव कर रहा है या अपर हाफ इलिप्स में मूव कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस सन के साथ कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक ऐसा पोजीशन है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरीहिलियन। ये जो पॉइंट है जो मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन या फिर पेरिगी। तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन इज एट पेरिगी, और ये फर्देस्ट डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एफिलियन। और एपोगी। तो पेरिहिलियन और एफिलियन ये दो पॉइंट्स हैं जो हमको इस पूरे इलिप्स में, इलिप्टिकल पाथ में अगर कोई प्लैनेट मूव कर रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक है जब प्लैनेट सन से मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, और इस डिस्टेंस को R1, ये जो डिस्टेंस है इसको हम R1 से डिनोट करते हैं, R1, और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन। और ये जो डिस्टेंस है इसको R2 से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन। और ये डिस्टेंसेस अब तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, हमने ये सारे डिस्टेंसेस बार बार कैलकुलेट किए हैं, यहाँ भी कैलकुलेट किया है, यहाँ पर भी दिखाया है। देखो अगर ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस सन से निकालोगे तो एक तो a माइनस ए, यहाँ पर तो दिख ही रहा है a माइनस ए, और दूसरे पॉइंट का, फॉर एग्जांपल ये जो फार्दर्स्ट पॉइंट है इसका डिस्टेंस, तो ये पूरा का पूरा a हो जाएगा और ये a ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वो चीज हमने लिखी है a प्लस ए, मतलब R1 दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, और ये हो जाएगा a माइनस ए। R2 इज इक्वल टू a प्लस ए। रेशियो अगर निकालना हो, ये है मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस, और ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस। सारे पॉइंट्स हमारे काम आने वाले हैं, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इलिप्स के 2-3 डायग्राम हमने बनाए जो हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि तुम लोग इलिप्स को एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करना। हम लोग बहुत ज्यादा इस पर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आज नहीं करने वाले, सिर्फ इलिप्स क्या है, प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, पेरिहिलियन, एफिलियन क्या होते हैं। इलिप्स के बारे में हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, एक इसेंट्रिसिटी करके कोई एक टर्म होता है, आपस में ये ऐसे रिलेटेड होते हैं। और अगर डिफाइन करना हो तो जैसे अलग अलग डेफिनेशन इसके, जैसे, लेकिन मैं वो वाला डेफिनेशन
आपको बताना चाहूंगा कि इलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। जैसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लोकस का मतलब होता है ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एक तरीके से कहा जाए तो ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कि एक गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। सिमिलरली वैसे ही हम चाहें तो इलिप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट with distance from 2 points or sum of distances from 2 points is always going to be constant, और वो 2 पॉइंट हमारे फोकस कहलाते हैं, जो हमने स्ट्रिंग वाला एग्जांपल एक्टिविटी से आपको बताया था। तो यू कैन डिफाइन कि इलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट whose sum of distances from two given points and this is the focus basically is always going to be constant. And that will be equals to length of major axis. Length of major axis. तो एक तरीके से मैथमेटिक्स में इसको ऐसे डिफाइन ही करते हैं। मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन को हम लोग रेशियो से डिफाइन करते हैं। एक डायरेक्ट्रिक्स करके लाइन होती है, एक फोकस, तो उन दोनों से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इस तरह से वहां पर डेफिनेशन अलग तरीके से किया जाता है। तो मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको नहीं दे रहा, मैं आपको वो डेफिनेशन दे रहा हूं जो आपके काम का है, आपके लिए जरूरी है, इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, करने के लिए। अभी क्लास के बाद तुम लोग चाहो तो घर पर ही सारी चीजें अवेलेबल है, यू कैन इजिली डू। 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं लगेगा। सबके पास डिवाइडर होगा, एक धागा लेके आना है कहीं से भी, थोड़ा मोटा धागा लेना ताकि पेन अच्छे से फंसे। ऐसा नहीं कि एकदम पतला धागा ले लिए बार बार पेन बाहर निकल रहा है, वैसा नहीं। थोड़ा मोटा धागा हो और दो धागा को लो और डिवाइडर के दोनों एंड से बांध के डिवाइडर को कॉपी पर ऐसे फंसा दो और कॉपी पर ऐसे दबा दो, और बस पेन तीसरे मतलब दूसरे हाथ से पेन को फंसा के अब चारों तरफ ऐसे घुमाने की कोशिश करो। और घुमाते समय ये इंश्योर करना है कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहे, स्ट्रिंग लूज ना हो। लूज होगा तो फिर शेप खराब हो जाएगा। स्ट्रिंग टाइट रखोगे, एक बार पूरा चारों तरफ घुमा दोगे तो ऐसा ही लिप्स बन जाएगा। ओके, अब एक बात मैं और बहुत ज्यादा आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूं कि जो प्लैनेट की स्पीड होती है उसका डायरेक्शन के बारे में तुमने बताया ही था, लेकिन याद रखना कि स्पीड इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट। इफ planet is revolving around the sun, then its speed is also not constant. अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता तो उसमें स्पीड कांस्टेंट मानी जाएगी, लेकिन प्लैनेट सर्कुलर पाथ पर नहीं मूव करते, इलिप्टिकल पाथ पर मूव करते हैं, और इलिप्टिकल पाथ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। जब प्लैनेट सन से बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पर होता है, मतलब पेरिहेलियन पर, तो यहाँ पर स्पीड इसकी मैक्सिमम होती है, और जब ये फार्देस्ट पॉइंट पर होता है तब इसकी वेलोसिटी और स्पीड मिनिमम होती है। तो मैं ये बात को यहाँ पर डिनोट भी कर दे रहा हूं एक बार, और इसको तुम लोग नीचे हम लिख भी दे रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। इसी बात को मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, स्पीड ऑफ अ प्लैनेट revolving around the sun is keep on changing. और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन वाइज भी, डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज होता है।
तो यहाँ पर ब्रैकेट में तुम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये मेंशन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होता रहता है। स्पीड विल बी मैक्सिमम इन सब के रीजन्स हैं वो हम लोग देखेंगे। स्पीड विल बी मैक्सिमम एट पेरिहिलियन, नियरेस्ट पॉइंट टू सन, and minimum at farthest away from sun. और इसी को बोलते हैं एफिलियन। तो केपलर का जो पहला लॉ है वो तो काफी सिंपल है। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज केपलर फर्स्ट लॉ, तो उसमें ये सारा इलिप्स का इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो हमने तुम लोग को बताया है क्योंकि हमारा बात आ गया इलिप्टिकल पाथ का, सी बात आ गया फोकस का। अब अगर हमको इसके बारे में पता ही नहीं हो तो हम सिर्फ स्टेटमेंट को रट्टा मार याद रख सकते हैं, बाकी क्या होता है, कैसा डायग्राम, कैसा एक्चुअल मूवमेंट है, इसको हम रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को इलिप्स क्या है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं जैसा बोल रहा हूँ इलिप्स के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो हमने दी है ये एक बार में डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार में हमको शेप समझ आ गया, मेजर एक्सिस समझ आ गया, माइनर एक्सिस समझ आ गया, बहुत है। दूसरे बार में इनके बीच का रिलेशन समझ आ गया, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस समझ आ गया, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द टू फोकस उसका सम हमेशा कांस्टेंट है इतना समझ आ गया, तो बहुत है। फिर तीसरी बार में ये जो नियरेस्ट पॉइंट का नाम पेरिहिलियन होता है, प्लैनेट अगर मूव कर रहा है तो जो फार्देस्ट पॉइंट होता है उसको एफिलियन बोलते हैं। इनके डिस्टेंसेस क्या होते हैं, अगर चाहे तो रेशियो निकालना हो तो रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का हमसे रेशियो भी पूछा जा सकता है। यू कैन इफ यू फाइंड आउट तो ये R1/R2 हमारा 1 - E 1 + E ऐसा भी हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमको, जैसे R1/R2 अगर हमसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा 1 - E 1 + E, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये छोटा छोटा पॉइंट टाइम टू टाइम ध्यान में रखना है। पूरे ग्रेविटेशन के दौरान भी अगर ये पूरा सारा पॉइंट याद आ जाता है, तब याद हो जाता है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हमको तुरंत ये नहीं चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड इसका कोई भी प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे केपलर सेकेंड लॉ की। केपलर सेकेंड लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, क्या है ये लॉ वो देखो। केपलर्स सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। पहले मैं डायग्राम से इस लॉ को एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट भी हम लोग ले लेंगे, या फिर पहले स्टेटमेंट ले लो फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो स्टेटमेंट कहता है कि द एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट, द एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट around the sun in equal intervals will be same. अब एरिया स्वेप्ट का क्या मतलब है ये हमको समझना पड़ेगा। व्हाट इज एरिया स्वेप्ट?
तो चूंकि इलिप्टिकल पाथ की बात हो रही है तो फिर से हमको एक इलिप्स बनाना पड़ेगा। इलिप्स बनाने में कोई भी तुम लोग हेजिटेशन फील मत करना, इलिप्स हमको बनाने आना ही चाहिए, ठीक है। अब कहीं पर भी सन को हमको बैठाना है तो चलो हमने यहां पर बैठा दिया सन को एक फोकस पर, और ये हमारा कोई प्लेनेट है। अब ये जो प्लेनेट है वो यहां से लेट से कुछ यहां आता है, इन डेल्टा टी टाइम और टी टाइम जो भी बोलो। तो इस तरीके से ये जो एरिया बनाएगा, कौन सा एरिया, ये देखो, इसको बोलते हैं एरिया स्वेप्ट बाय ए प्लैनेट। अगर वही प्लैनेट सन के पास आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वी नो, और उतने ही टाइम में अगर वो यहां से यहां आता है, लेट्स अज्यूम दिस, तो ये जो एरिया होगा ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे अगर टाइम सेम हुआ तो। मतलब इसका भी टाइम हमने ले लिया डेल्टा टी और इसका भी, तो अगर कोई प्लेनेट सपोज यहां से मूव कर रहा है, और चूंकि पूरे टाइम मूव ही कर रहा है वो, तो यहां से यहां जाने में उसको टाइम लग रहा है डेल्टा टी, तो जो एरिया स्वाइप करेगा, ये जो एरिया ये हमने शेडेड दिखाया है, इसको बोलते हैं एरिया स्वाइप्ड। उतने ही टाइम में अगर वो प्लेनेट यहां से यहां आता है तो जो एरिया स्वाइप करेगा, ये दोनों एरिया आपस में बराबर होगी। दैट मीन्स इफ दिस एरिया इज डिनोटेड बाय A1 एंड दिस एरिया इज डिनोटेड बाय A2, सो A1 इज इक्वल टू A2। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे सर, ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, विल कम टू दैट। हमको एरिया कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये दोनों एरिया अगर समय सेम है तो बराबर होंगे। और कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी प्लैनेट लेट से 1 सेकेंड में जितनी दूरी जा रहा है, कहीं पर भी वो जाएगा और उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम सन से ज्वाइन करेंगे तो इसको बोलेंगे एरिया स्वेप्ट, और वो एरिया सेम होगा। ये फर्क ये डिपेंड नहीं करता कि वो प्लैनेट कहां पर है, लोकेशन क्या है उसका ऑर्बिट में, वो जो एरिया स्वाइप करेगा वो सेम ही करेगा। इसलिए इसका एक दूसरा जो स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। इसका एक दूसरा स्टेटमेंट भी हम लोग ले सकते हैं, दैट इज इन अदर वर्ड्स एरियल वेलोसिटी of a planet around the sun is constant। और एरियल वेलोसिटी, ये जो टर्म हमने लिखा है, एरिया को डिनोट करते हैं हम लोग ए से, मतलब बेसिकली एरिया स्वेप्ट, तो इसको मैथमेटिकली डिनोट करने का तरीका होता है dA/dt, एरियल वेलोसिटी। A stands for area, T stands for time, dA/dt, और ये कांस्टेंट होता है। तो तुम चाहो तो मैथमेटिकली इस पूरे बात को ऐसे लिख सकते हो, dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका प्रूफ हमारे लेवल पर है, और इसके लिए हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एग्जैक्टली क्या होता है ये हमको जानने की जरूरत नहीं है।
इसको उसके बिना भी हम प्रूव कर सकते हैं। बस इतना हमको समझ में आना चाहिए कि सन और अर्थ के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सन से ही पास करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। बस इतना हमको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो चूंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बातें तो पहले से पढ़ी है, हमको पता है कि ये दोनों जो फोर्स हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगते हैं। तो इस बात को डाइजेस्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है कि जो हमारा फोर्स होगा वो सन से ही पास करेगा। जैसे किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये हमारा अर्थ है, तो इस पॉइंट पर जो भी फोर्स सन इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है वो सन से पास कर रहा है। यहां पर भी अगर जो भी फोर्स लगेगा वो सन से पास करेगा। यहां पर भी मतलब ऑल द टाइम वट एवर फोर्स, ये फोर्स सेम नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तो तय है कि जो भी फोर्स लगेगा वो सन से पास करेगा। और अगर कोई भी फोर्स सन से ही पास कर रहा है, तो अगर हम पूछे, क्योंकि तुम लोग कुछ ही दिन पहले अभी पढ़े हो, इनमें से हम किसी भी जगह पर किसी भी इंस्टेंट पर पूछें कि ये जो फोर्स लग रहा है जो सन अर्थ के ऊपर लगा रहा है, इसके कारण सन के अबाउट टॉर्क बनेगा क्या? विल देयर बी एनी टॉर्क ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन एनी प्लेनेट अबाउट द सन? टॉर्क बनेगा? क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है देखो, कैन देयर बी एनी टॉर्क ड्यू टू the force applied by sun on planet about sun? हो सकता है क्या? हमने अभी पढ़ा था कि अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास करे जिसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना हो, तो टॉर्क जीरो हो जाता है। तुम देखो, अभी हमने बताया कि सारे जो फोर्सेस हैं जो सन लगा रहा है किसी भी पॉइंट पर, वो सन से ही पास कर रहा है। इफ यू एक्सटेंड एनी ऑफ दिस फोर्सेस, इट इज गोइंग टू पास थ्रू सन। दैट मीन्स there will be no torque due to these forces, whatever be the magnitude, but it is always passing through the sun. That's why the torque due to these forces about the sun, क्योंकि हम सन के अबाउट ही निकाल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। सारे फोर्सेस सन से ही पास कर रहे हैं और सन के अबाउट ही टॉर्क निकालना है, तो ये टॉर्क हो जाएगा जीरो। नो, द आंसर इज नो। कोई भी टॉर्क इन फोर्सेस के कारण नहीं बनेगा। और स्पेस में ग्रेविटेशन के अलावा कोई और फोर्स अर्थ के ऊपर लग रहा है या किसी प्लेनेट के ऊपर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ यही एक फोर्स लग रहा है जो सन लगा रहा है, जिसको बाद में न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। हम लोग को अभी वो पता नहीं है, तो हम लोग अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। सिर्फ इतना बोलेंगे कि सन जो भी फोर्स लगा रहा है वो अपनी तरफ लगा रहा है, इसलिए टॉर्क जीरो हो रहा है। और इस टॉर्क जीरो होने की वजह से हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट है वो वैलिड हो जाता है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, इसके पीछे का फिजिक्स, इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा लॉ है जो इसको गवर्न करता है? विच लॉ इज गवर्निंग द केपलर सेकेंड लॉ? तो याद रखना कि दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम क्यों लगा पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ this, that the torque due to the force applied by sun on planet about the sun is going to be zero. So the basic principle, ऐसे लिख लो, the basic principle behind Kepler's second law is
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तो हमको एकदम से याद हो जाना चाहिए। इसके बाद हम इसका प्रूफ बताने वाले हैं कि ये जो एरियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट क्यों होती है और इसके पीछे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है। लेकिन अगर मान लो वो प्रूफ तुमको याद ना भी रहा, वो प्रूफ हम नहीं भी कर पाए, इट्स ओके, चलेगा। प्रूफ यू कैन इग्नोर, लेकिन अब स्टेटमेंट हम भूल जाए कि ये जो केपलर्स का सेकेंड लॉ है वो क्या है, या फिर केपलर का सेकेंड लॉ किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कौन सा फिजिक्स का लॉ उसको गवर्न करता है। तो ये हमको बिल्कुल याद, अच्छे से याद होना चाहिए कि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे। अब इसको हमको देखना पड़ेगा। हम लोग एक जनरल डायग्राम फिर से बनाते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक इलिप्स है और कोई भी प्लेनेट कहीं पर भी है, हम एक बार उसका डायग्राम बना लें। पॉइंट से डिनोट करते हैं क्योंकि हमको कुछ काम की बातें करनी है। ये सन है और ये प्लेनेट है, और इस समय इसकी वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल होती है, हमेशा याद रखना। ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और यहां से अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस हमने कुछ देर के लिए r, और ये वेलोसिटी v है। ये r वेक्टर एक तरीके से पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सन, ऐसा मान लो। और r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज दिस एंगल, इसको ले लेंगे अल्फा। लेट्स अज्यूम दिस। अब कुछ देर के बाद ये जो प्लेनेट है वो मूव करके डेल्टा टी टाइम के बाद, आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम, इट कम टू दिस पॉइंट। और यही वो एरिया है जो ये फॉर्म करेगा, ये एरिया। तो मैं इसका नाम देता हूं ए और इसका नाम देता हूं बी, और लेट अस अज्यूम planet is moving from A to B in very small time interval. dt. अब देखो dt बहुत बड़ा समय नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत छोटा समय होता है। और इसमें ये जो हमने डिस्टेंस दिखाया है ये बहुत छोटा होगा, बट वो एकदम छोटा दिखाते तो तुम लोगों को समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसलिए जानबूझ के मेरे को ये ए भी थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ा। ये सही है कि वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों पूरे मोशन के दौरान चेंज होते हैं, लेकिन एक बहुत छोटे समय के लिए, dt टाइम के लिए, हम लोग इस स्पीड को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। वी कैन एज्यूम दिस एज अ कांस्टेंट। For this interval, we can assume speed is constant. For this interval, we can assume speed is constant. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले हमने आपको बताया था जब डिफरेंशिएशन सिखाया था, कि घर से हम लोग स्कूटी लेके निकलते हैं, 10 मिनट का टाइम है, कितनी बार स्पीड चेंज होगा। और फिर जैसे जैसे हम टाइम को छोटा करते जाते हैं
तो एक समय ऐसा आ जाता है जब हम ये मान लेते हैं कि उतने समय के लिए स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। dt इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। अब ये जो एरिया बना रहा है, ये एरिया एग्जैक्टली है क्या, कितना है ये एरिया? तो तुम एक बार इसको एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर दो, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस। यहाँ पर एक बी पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और इसका जो एरिया होगा दैट इज डी ए, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो डी ए होगा कितना? तो ये बाहर वाला एंगल हमने अल्फा लिया है, तो अंदर वाला ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। और 180 माइनस अल्फा और ए से बी ये जो डिस्टेंस है, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। तो पहले तुम ए बी को ही लिख लो, क्योंकि स्पीड हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है। तो ए बी जो डिस्टेंस होगा, ए बी दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी डी टी, कांस्टेंट स्पीड डी टी टाइम। तो वी डी टी इज द लेंथ ए बी, आर्क लेंथ बोल सकते हो, क्योंकि सर्कल नहीं है तो आर्क लेंथ बोलना सही नहीं होगा, ये एक कर्व पाथ है। लेकिन चूंकि डी टी इतना छोटा है कि हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखा है। नाउ ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है दैट इज बी डी, एक्चुअली है क्या? व्हाट इज बी डी? तो बी डी इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए बी साइन 180 माइनस अल्फा। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा मान के चलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वी डी टी, और साइन 180 माइनस अल्फा सिंपली साइन अल्फा होता है। तो ये बी डी का लेंथ आ गया। और एरिया अब हम निकालने के पूरे कंडीशन में है, हाफ इंटू बेस आर इंटू साइन हाइट दैट इज बी डी, that can be written as half into r into bd is vdt sin alpha। अब यहां तक तुम लोग को कुछ ज्यादा बात क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा एरिया निकाल के। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे dt को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ। हमारा एक्सप्रेशन है dA इज इक्वल टू 1/2 r v dt sin अल्फा। अगर dt को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो ये हो जाएगा dA/dt, और इसी को बोलते हैं हम लोग एरियल वेलोसिटी। और राइट हैंड साइड में टर्म क्या बचेंगे? तो ये बचेगा हाफ वी आर साइन अल्फा। अभी भी हमको बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा इससे, लेकिन अगर इसमें तुम ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई m इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां पर ऊपर का जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी आर, ये आर कैपिटल मत लिखो, स्मॉल ही लिखो, साइन अल्फा, और नीचे का टर्म हो जाएगा 2m। और ये जो कैप स्मॉल m है, दिस m इज द मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इससे फायदा क्या हुआ? ये जो टर्म आ रहा है एम वी आर साइन अल्फा, ये जो ऊपर वाला टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सोचो कि ये है क्या। तो यहां पर जब प्लेनेट मूव कर रहा था, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन, ये जो सन है हमारा, इस प्लेनेट का जब ये पॉइंट ए पर था, तो उसका एंगुलर मोमेंटम सन के अराउंड क्या होगा? तो आर क्रॉस पी हम लोग लिखते हैं मूविंग पॉइंट का किसी भी गिवन पॉइंट के अबाउट। या तो वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ देंगे, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तुम देखोगे ये जो एम वी आर साइन अल्फा है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन।
angular momentum of the planet around sun at point A is nothing but equals to mvr sin alpha, और इसी को हम लोग L से डिनोट करते हैं। और चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये स्टेटमेंट वैलिड है, तो सन के अबाउट किसी भी पॉइंट पर अगर हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला है तो वो कांस्टेंट रहेगा पूरे टाइम। ये टॉर्क जीरो होने से ये बात जस्टिफाई हो रही है। The torque is going to be zero. That's why the angular momentum will remain conserved, and that's why if we find the angular momentum at any point, that will remain constant. मतलब ये जो L है ये चेंज नहीं होगा, अल्फा चेंज होगा, V चेंज होगा, R चेंज होगा, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लीकेशन mvr sin अल्फा, ये पूरा जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे प्लेनेट उस इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा तो V चेंज होगा, R चेंज होगा और अल्फा चेंज होगा, लेकिन इन सबका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज एंगुलर मोमेंटम वो चेंज नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई ये जो dA by dt में हमको टर्म दिख रहा है mvr sin अल्फा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। और वी कैन से द फाइनल एक्सप्रेशन दैट dA by dt is equals to L by 2m। प्लेनेट का मास चेंज हो नहीं सकता, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो नहीं सकता, ये जो L है ये एंगुलर मोमेंटम है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट, यानी कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट अराउंड सन इज कांस्टेंट। तो अगेन बहुत सारी बातें हम लोग ने केपलर्स लॉ और उसके से रिलेटेड करी है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बच्चे इस चैप्टर को भी छोड़ने की कोशिश ना करें। जितना इंफॉर्मेशन एक बार में ले सकते हो सिर्फ उतना। डेरिवेशन इग्नोर करना है, इग्नोर। पहली बार में तुमको दोनों स्टेटमेंट अच्छे से याद हो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इलिप्स का आइडिया लग जा रहा है, बहुत है। फिर दूसरी बार में थोड़ा उससे ज्यादा, तीसरी बार में उससे ज्यादा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो थियोरेटिकल आएंगे, तो तुमको थियोरेटिकल एस्पेक्ट ही समझना है। ये जो भी डेरिवेशंस हैं ये सिर्फ अच्छा जो पढ़ना चाहते हैं, जो सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए होता है। अगर आप चाहो तो मोस्ट ऑफ द चीजें आप इग्नोर मार सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया। ये हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर्पज से, एग्जाम में आएगा बोल के सॉल्विंग पर्पज से जरूरी नहीं है। थियोरेटिकल क्वेश्चन जैसे हमारा जो केपलर सेकेंड लॉ है, इसके पीछे कौन सा लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि टॉर्क जीरो होता है। dA by dt और एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? L by 2m। L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। बस इस तरीके से अगर तुमने सिर्फ जो पॉइंट वाइज चीजें भी याद कर ली तो दैट इज एनफ। उससे में देखोगे तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन केपलर्स लॉ से बन रहा है। और केपलर्स लॉ का जो लास्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ पीरियड्स, ये हम सिर्फ आपको दे देते हैं, इसका प्रूफ हम लोग अभी नहीं देखेंगे। केपलर्स थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। इसके साथ एक कैच है जो समझना पड़ेगा। अभी तक जितनी भी बातें हमने करी हैं वो सब इलिप्स के लिए करी हैं, और केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन के लिए होता है, और प्लैनेट्स इलिप्स में ही मूव करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में ही मूव करते हैं। लेकिन सर्कुलर पाथ का भी बात कभी कभी आ सकता है कि एक प्लैनेट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि केपलर्स लॉ सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बहुत आसान है। इसलिए मैं केपलर्स थर्ड लॉ, जिसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं
उसमें हम सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट दोनों के लिए ही रिजल्ट लिखेंगे, और स्टार्टिंग में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सर्कुलर ऑर्बिट से होंगे। एंड द स्टेटमेंट सेज स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड square of the time period of any planet around the sun is proportional to cube of its semi-major axis। और यहीं पर और सर्कुलर ऑर्बिट proportional to cube of its radius। तो दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, मतलब इसको मैथमेटिकली अगर लिखूं तो मैथमेटिकली यू कैन राइट टी स्क्वायर is proportional to a cube। This is for elliptical orbit। और t square is proportional to r cube for circular orbit। ज्यादातर क्वेश्चन तुमको सर्कुलर ऑर्बिट से ही स्टार्टिंग में मिलेंगे। इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करने का जो दूसरा फॉर्मूला बन सकता है वो ये बन सकता है T1/T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 होल क्यूब, या फिर T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 होल टू द पावर 3/2। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ये बन जाता है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है क्या होता है, ये सब चीजें आपको बाद में डिस्कस की जाएंगी। सिर्फ इतना भी अभी समझ आता है, दैट इज ह्यूज। तो केपलर्स लॉ के तीनों स्टेटमेंट्स, पहला का तो कोई प्रूफ है ही नहीं, सेकंड का प्रूफ बताया है, थर्ड का प्रूफ अभी नहीं बताना, थर्ड का प्रूफ करेंगे लेकिन उसके पहले ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद, और इसके रिलेटेड कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इलिप्स, ये आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। केपलर्स लॉ पर दोबारा हम लोग वापस आएंगे, लेकिन हम लोग न्यूटन पढ़ने के बाद अभी हमको एक बेसिक आइडिया हो चुका है, इससे आगे हम बाद में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।